everyone. Today our topic is principle of conservation of angular momentum. Very interesting topic. Principle of conservation of angular momentum. As you know, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते और इसके लिए आपने फॉर्मूले भी ड्राइव करे हुए MVR। और कौन सा फार्मूला पता है आपको? टाउ इज इक्वल टू DL अपॉन DT, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये सारे के सारे फार्मूले आपको पता है और साथ में एक फार्मूला ये भी था, है ना, आर क्रॉस। ठीक है, ये सारे फार्मूले रिलेटिव टू एंगुलर मोमेंटम आपको पता है। लेकिन आज का जो आर्टिकल है आपका वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है किसी भी सिस्टम की, है ना। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब पहले नोट कर लीजिए या बाद में नोट कर लीजिए या इन बिटवीन कहीं भी नोट कर लीजिए, टोटल एनर्जी क्या आएगी? कांस्टेंट। ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? एल से। आई और ओमेगा, इसके बारे में क्या जानते हो? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो। और इसके बारे में भी आपको क्या पता है? दिस इज 2 पाई अपॉन टी, और यू कैन से 2 पाई एफ या फिर 2 पाई न्यू। हेयर एफ एंड न्यू आर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, है ना, पर सेकंड होता है ना। आई क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। इस फार्मूले को स्टडी करके मैं इस प्रिंसिपल के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उसको ना मिले। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क। देखिए, हम जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे ना पहले, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह पढ़ते थे सारे, उसमें हम फोर्स को लेते थे ऐसी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर रोटेशनल में फोर्स का काम कौन कर रहा है? टॉर्क कर रहा है। और मास का काम कौन कर रहा है? इनर्शिया। पता है ना इस चीज का? वेलोसिटी का काम कौन कर रहा है? ओमेगा। यही चीजें, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रूव करना हो तो भाई कैसे पता लगेगा? सर जो आपने ये कहा ये ठीक है बिल्कुल। अगर मैंने कहा कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अगर मैं ये वाली वैल्यू लेकर ये प्रूव कर दूं तो हो जाएगा ये प्रूव। ये वाली वैल्यू लेकर ये शो कर दूं तो हो गया प्रूव। चलो, एक्सटर्नल टॉर्क ना होने का मतलब क्या है? टाउ इज इक्वल टू 0। भाई नहीं है टॉर्क मेरे पास, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, टाउ इज इक्वल टू 0। शॉर्ट में करा रहा हूं बिल्कुल ही आपको। अगर टाउ 0 है तो ये वाली इक्वेशन आती है आपको। वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू DL अपॉन, अगर टाउ 0 होगा तो DL अपॉन DT क्या होगा? 0 होगा। होगा? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जिस क्वांटिटी का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो 0 आए तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
तो कितने स्टेप करने पड़े आपको? 1, 2 और 3। 3 स्टेप में ये आपका प्रूफ होगा कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगी हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो आपने प्रूफ किया, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी एप्लीकेशन। क्या चीज? एप्लीकेशन कि हम डेली लाइफ में इसका, या डेली लाइफ छोड़ो किसी मशीन में या डेली लाइफ में कहीं भी इसका यूज क्या है, अप्लाई कहां पर कर रखा है इसको, ठीक है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और कैसे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है व्हाइल डूइंग समथिंग, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कब? जब टॉर्क 0, मतलब करना कि मैं सिस्टम में जितने भी हम है बस हम ही रहे और कोई बाहर से फोर्स नहीं है, कोई हेल्प मिले नहीं, आप अपने आप चाहे आप एक दूसरे को जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए, टॉर्क लगा लीजिए, घुमा लीजिए, बस बाहर से नहीं। तो ये एक सिस्टम बन गया। ऐसे ही यहां पर आ जाइए। प्लेनेट का पता है आपको, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको ये पता है केपलर लॉ ने जो बताया था, ये देखिए, ये सन है, सन है, ये ले लीजिए अर्थ। क्या ले लिया? अब ये रिवॉल्व हो रही है चारों तरफ, रोटेट कह लो, रोटेशन पड़ रही है तो रोटेट कह लेते। किसी पॉइंट या एक्सिस के चारों तरफ होती है, ये पॉइंट मान लिया इसने और ये क्या हो गया? रोटेट होना शुरू हो गया। लेकिन रोटेट भी कैसे? रोटेट भी कैसे होती है? ये कौन से पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में। और एलिप्टिकल पाथ में भी कैसे? एलिप्टिकल पाथ में भी पता है आपको, जो सन होता है वो इस एलिप्स होते हैं 2 फोकस। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस। सर्कल का तो एक ही होता है ना, तो होता है फोकस ले लेते हैं। ये इसके 2 फोकस होते हैं, उसमें से एक फोकस पर सन होता है और दूसरा फोकस खाली रहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सन सेंटर में नहीं होता, इसके एलिप्स के सेंटर में नहीं होता। और जो ये अर्थ है जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ये भी कभी सन से दूर होती है, जिसमें कौन सा सीजन होता है, और कभी सन के पास आ जाती है, तब कौन सा होता है? समर। समझना इस चीज को, क्योंकि एप्लीकेशन, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट अगर आप एक चीज को समझ लोगे, फार्मूला अप्लाई करना आ जाए, जैसे न्यूटन के लॉ पढ़े आपने 9th क्लास में, +1 में पढ़े हैं, ठीक है, 1 2 4 हम बता देते हैं, बाकी आप खुद लगा सकते। ये कोई है कि बस उन 4 पे ही लगेगा या 5 पे जो हमने बताए, कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर भी देखिए, दूर जाए विंटर, पास आए समर, सेकंड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है और यहां से यहां तक का कितना है? और आपको भी पता है आर डैश कम है और आर, इसमें कोई डाउट नहीं। अर्थ का मास कितना है? एम। ये मास भी एम ही रहेगा, मास तो नहीं कम ज्यादा हुआ, डिस्टेंस ही कम ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर और भी चीजें बताऊंगा। मास है, डिस्टेंस है, और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी है आपके पास जिसके चारों तरफ ये रोटेट कर, तो इसका इनर्शिया कैसे निकालोगे? इनर्शिया निकालोगे, आता है फार्मूला, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इससे निकाल लोगे, ठीक है। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? ये वाला कैसा होगा? कम होगा। लिख सकता हूं मैं आई ग्रेटर और आई डैश, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए इस फार्मूले पर, क्योंकि आना तो इधर ही है, हमने घूम फिर।
इनर्शिया का पता लग गया। इनर्शिया अगर कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्पीड पर। यहां पर इनर्शिया थोड़ी ज्यादा है और यहां पर इनर्शिया कम है। जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, आपको पता है एल क्या है? एल क्या है बेटा? तो इसका मतलब आई इंटू ओमेगा भी क्या होगा? समझना इस चीज को, कांस्टेंट। इन दोनों का मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा बात। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, एक मैथमेटिकल टर्म ले लेता हूं मैं, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, दिस इज 6 एंड दिस इज, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 72। अब मैं आई की वैल्यू क्या हुई है मेरी? ज्यादा थी, कम कर दी, यानी कि 6 से कम कर लो कुछ, लो मैंने 4 कर ली, तो भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 72 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एल तो क्या है? कांस्टेंट। अगर मैंने ये 4 कर दिया है, कौन आई को कम कर दिया है, तो ओमेगा पर क्या फर्क पड़ेगा? गिव मी योर आंसर। इंक्रीज होगा तो ओमेगा नहीं, आई अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज, आई को मैंने कम करा है तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज। तो ये वाला लॉजिक लग गया यहाँ पे। ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी तक आपने क्या देखा हुआ है कि मान लो x इज इक्वल टू 1/y या z/y दे रखा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे पढ़ते हो आप, पढ़ते हो ना? और ये आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो क्वांटिटी अगर आपकी मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट दे रही है, तो उसमें एक अगर बढ़ता है तो दूसरे के वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक नई चीज पता लग गई। भले ही आप इसको उठा के उधर ले जाओ, फिर लेके जा सकते हो। तो यहां से आपको पता लगा कि ये वैल्यू मेरी बढ़ गई। एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ने का मतलब क्या है? जो चीज रोटेट कर रही है, यहां पर घूम रही है, उसकी स्पीड बढ़ गई है। यहां से आई की वैल्यू ज्यादा से कम कर दी, कम कर दी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? और इधर क्या होगी? कम। तो कैन यू टेल मी कि स्पीड ऑफ अर्थ रोटेटिंग, जो रोटेशन है वो कब ज्यादा होता है? समर में। कम कब होता है? ठीक है, ये चीजें कहां से प्रूव हुई पड़ी है? इन फार्मूलों से प्रूव हुई। तो एल कांस्टेंट होता है, और ये चीज आपको केपलर के सेकंड लॉ में भी मिल जाएगी। किसमें? केपलर के सेकंड लॉ ने बताया था, ये क्या बताया था उसने, कि जब ये अर्थ, जो ये एरिया स्वेप्ट होता है, मान लो 1 महीने में अर्थ यहां से यहां तक चली गई, तो ये वाला एरिया नोट कर लीजिए। जैसे प्लॉट व्लॉट होता है ना, जमीन वगैरह वगैरह, ऐसे ये एरिया नोट कर। और वही कोई 1 महीना आप यहां पर ले लीजिए, यहां पर आ गई अर्थ, तो 1 महीने बाद आप देखते हो वो यहाँ पे आ गई। तो देखा जाए तो ये दोनों एरिया क्या होंगे? आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर धीरे चलती है अर्थ और यहां पर स्पीड से चलती है। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये ऐसा क्यों हुआ? इनर्शिया कम होने से वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से ऐसा हुआ। और दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा इसलिए हुआ। एंगुलर मोमेंटम। अब ये बात देखिए, क्या जो ये प्लेनेटरी मोशन था, ये एक सिस्टम ही था? बाहर से तो नहीं कोई प्लेनेट आया, किसी ने धक्का दिया हो, भाई तू यहाँ पे तेज चल, उसको रोक लिया हो, नहीं तूने अब धीरे चलना है, नो। यहां पर आपको मैं एक दो चीजें और बताऊंगा, एक दो चीजें और बताऊंगा, ठीक है? क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सारी लगती है फिजिक्स से। जो आप चीजें पढ़ रहे हो ना, अब उसको ये मत सोचना कि इस चैप्टर में बस यही पढ़ना आपने। ऐसे पढ़ा करो कि कहीं भी कुछ भी यूज करना पड़ सकता है।
ये मास m, ये स्मॉल m और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r। यही है। अभी तक आपने इनर्शिया निकाला, कितना निकाल दिया? mr²। अगर सन इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दे तो mr² कैपिटल आ जाएगा। ये आ गया इनर्शिया, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। अब बात आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Gmm/r। ठीक है। और देखिए, ये बॉडी घूम रही है इसके चारों तरफ, लीनियर वेलोसिटी क्या ले ली इसकी? v। रेडियस क्या ले लिया? r। और v/r क्या होता है? ओमेगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होएगा? जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह वगैरह में भी लिया था ये फार्मूला। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स F=mv²/r। कौन सी फोर्स है ये? इस बॉडी पर लग रही है। कौन लगा रहा है? ये नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये भी इन दोनों की फोर्स है। ये ज्यादा लगा रहा है या ये ज्यादा लगा रहा है? बराबर लगा रही है। छोटी बड़ी का फर्क नहीं होता इसमें। जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी ही ये लगा रहा है। यही फोर्स इस कंडीशन में, ये फोर्स इस कंडीशन में, ये फोर्स, और फोर्स तो न्यूटन में होता है। ये भी F, ये भी F। तो ट्रू कौन सा है इनमें से? दोनों ट्रू है। जैसे एक क्वेश्चन को निकालने के लिए 2-3 फार्मूले लगा सकते हो आप, आंसर तो सही नहीं आता है। यहाँ पे भी वही बात है, इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। F से F कट जाएगा, बचेगा कौन मैदान में? M से M भी चला जाएगा, बचेगा कौन? V और R बचेंगे। ओमेगा की फॉर्म में यहां से भी आ जाएगा। वो भी यही कहेगा कि पास हो तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूर हो तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। आप यहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो, ये फार्मूला लगाओ, वो फार्मूला लगाओ, सब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। क्यों बताया ये मैंने? क्योंकि अभी बात चल गई थी केपलर लॉ। क्यों बताया गया है कि एरिया इक्वल होते हैं? एरिया वाइज चलता है वो, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। उसने बताया था कि जो ये वेलोसिटी आप देख रहे हो ये कम ज्यादा हो रही है, बट एंगुलर मोमेंटम सेम है। एक नई चीज ऐड हो गई इसमें। अभी तक तो हमें यही पता लग रहा था, पास है तो स्पीड ज्यादा, पास दूर है तो स्पीड कम। ये 9th क्लास तक पढ़ लिया आपने। प्लस वन में क्या पढ़ा आपने? इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि इनर्शिया कम ज्यादा हो रहा है। इनर्शिया कम ज्यादा होने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कांस्टेंट। सही। अब बात आ जाती है कुछ और करते, इनर्शिया कम करके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है। यही है ना बात? सिंपल। और इनर्शिया कम कैसे करते हैं? आर को कम करके, मास को कम करके। कैसे मास को कम करके? मास कैसे कम कर लोगे? समझे इस चीज को? कहते एक डाइवर होता है जो जंप नहीं करते स्विमिंग पूल में, या फिर कोई जंप करके ऊपर रोल करता है, देखा है कभी? ऐसे जंप करा ऊपर, 2-3 चक्कर ऐसे काट के नीचे गिर जाता है ना? देखा है? क्या करते हैं जिससे वो जंप करते हैं? स्ट्रेट खड़े होते हैं, जंप लगाते हैं, ऊपर जाकर वो क्या करते हैं? अपने हाथों को और पैरों को ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे ऐसे नहीं बैठते, उल्लू की तरह बैठते हैं, ऐसे कर लेते हैं वो। क्या करा उन्होंने? अपना रेडियस कम कर लिया, आर की वैल्यू को कम कर दिया। आर की वैल्यू को कम करेंगे तो क्या होगा? करना आप पे ये वाला, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो ऊपर जाके एकदम से आया। ये समझ में आपको? की वैल्यू को आई कम, और तो इस तरह की एप्लीकेशन आप घूमना होता है। कोई डांस में भी घूमता है, एक पैर पे ऐसे घूम जाता है, रोल करता है। वो क्या करते हैं? पहले हाथ ऐसे होते हैं बैलेंस करने के लिए,
और जैसे ही वो हाथों को ऐसे कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो रेडियस कम करके स्पीड से घूमते हैं। क्यों? आर कम करो, स्पीड से घूम जाओ। ठीक है, आया ये समझ में आपको? कर लोगे आप इसके एग्जाम्पल वगैरह वगैरह एप्लीकेशन? गुड। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये आ गया समझ में? कर दो रब। थ्योरम ऑफ पैरेलल, क्या है थ्योरम? एक डायग्राम बनाइए सबसे। ए बी, एक लाइन बना लो। ओ पॉइंट नाम दे दिया। एक और यहां पर एक्सिस बनाइए, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने के एल। क्या नाम दे दिया बेटा? के एल। ओके, इनका बीच का जो गैप है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए आप, वो h। क्या ले लिया? ठीक है, अब कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है, इस एक्सिस पर भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। यहां पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस बॉडी का, होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास। थोड़ा और बड़ा बना लो इसको, फिर आप कहोगे कि सर ऐसे तो सेंटर ऑफ मास आपने गलत ले लिया। थोड़ा देख तो लो इसको। ठीक है, क्या कहता है ये? लिखिए स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, according to the theorem of parallel axis, moment of inertia of a body, moment of a inertia of a body, बॉडी में यहां पर रिजिड बॉडी लेंगे आप। कौन सी बॉडी लेंगे? रिजिड। रिजिड बॉडी कौन सी होती है? जिसपे फोर्स लगाने के बाद भी उनके बीच के जो पार्टिकल का गैप होता है वो कम ज्यादा ना हो। ठीक है, अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जितना पहले था वही होना चाहिए। अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस ए बी, ए बी लिया है ना हमने डायग्राम में, ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया is inertia of body about another axis KL, about another axis KL, passing through center of mass, passing through center of mass C, of the body in parallel to AB, AB एक्सिस है ना।
plus the product of total mass m of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Means AL. तो क्या कहना चाहता है ये? सपोज ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया सी, ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी में दुनिया होंगे चलो कोई भी एक एम ले लिया, कुछ भी हो 1 2 3 4, इसका यहाँ से कौन सी एक्सिस से? एल एक्सिस से। ए बी से कितना होगा? आर आई प्लस, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर आपको ए बी पर इनर्शिया चाहिए, ए बी के लिए इनर्शिया चाहिए इस बॉडी का, इस पार्टिकल का, इस मास का, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप इसका इनर्शिया लीजिए प्लस इसका इनर्शिया लीजिए, इसका इनर्शिया लीजिए, सॉरी आई के एल का इनर्शिया क्या आएगा? एक तरह से यहाँ कहां पर लिखो ये मैं आई के एल के लिए, आई के एल के लिए क्या होगा? एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम पूरी बॉडी आई इज इक्वल टू 1 2, मतलब कैपिटल एम से ही, यानी कि उसने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग पार्ट में निकालना सिखाया, अलग अलग एक्सिस पर निकालना सिखाया। अभी तक तो आप सिर्फ एक मास को ले लेते हो और एक एक्सिस ले लिया, उसके बीच का डिस्टेंस दे दिया तो आपने कर दिया। अब जितने मर्जी पॉइंट्स पर निकाल लिया आप, सबका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा? सपोज आपको ये इनर्शिया दे रखा है, ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आई के एल इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। मतलब एक ही कंडीशन में जरूरी नहीं है बॉडी एक ही एक्सिस पर रोटेट करे, क्या पता आपने एक्सिस कहीं और लगा दिया, किसी और पॉइंट पर कर रहे हो, कहीं पर भी निकाल, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास वाला है वो वाला एक्सिस आपको पता होना चाहिए, बाकी आप कोई भी एक्सिस लेके, परपेंडिकुलर एक्सिस लेकर, इसके सॉरी पैरेलल एक्सिस लेकर क्या कर सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। ये देखिए आई के एल कहां से, ये के एल कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ मास से, इसका निकाल दिया आपने इनर्शिया, सिंपल ही था, एम आई आर आई स्क्वायर। लेकिन साथ में कोई और एक्सिस पर रोटेट करनी हो तो उसने क्या कहा है? कुछ भी नहीं, पूरी बॉडी का मास एम ले लो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको और ऐड कर दो, बस उठा के। ये सब तो ये रहेगी इसकी थ्योरम, स्टेटमेंट है ये सिर्फ, अभी तक प्रूफ अभी करना है। यही फार्मूला अब ड्राइव करके देख, ठीक है, नोट कर लिया ये स्टेटमेंट, कर दो रफ, प्रूफ करेंगे।
प्रूफ। सबसे पहले आई के एल की वैल्यू बताइए। आई के एल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन स्टेटमेंट से आई के एल क्या होगा? इनर्शिया के एल की वजह से। कितना मास है? सेंटर ऑफ मास से ही ले सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास से ही ले सकते हैं। कौन सा एम है? एम आई। डिस्टेंस कितना इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आर आई स्क्वायर। और आई क्या है यहाँ पर? कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर n तक। कितने पार्टिकल ले सकते हो आप यहाँ पे? दुनिया भर के ले सकते हो। सबको ऐड कर दो, सबका मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई के एल। कोई डाउट? आई ए बी क्या होगा? अपने हिसाब से बताइए। आई ए बी भी ऐसे ही निकालिए जैसे आपने ये निकाला है। एम आई की वैल्यू, ये तो आई से लेकर एन तक लूंगा मैं, और टोटल ये इसकी वैल्यू टोटल क्या है जो अभी तक लिखा है? बस कैपिटल एम, कैपिटल एम यहाँ पे लिख लो ताकि आपको इनको कहीं भी कैसे भी वैल्यू लेनी पड़ सकती है, पता होना चाहिए। ठीक है, मास तो ले लिया, टोटल मास ले लिया। अब रेडियस की बारी है, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ से इसका? आर आई प्लस एच, आर आई प्लस एच। लेकिन आपको इसका क्या करना होता है? स्क्वायर लेना। क्या लेना होता है? लेना होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही लेते हैं। ओपन करिए इसको फार्मूले। आई ए बी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। क्या हो जाएगा ये? आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 आर आई एच। अब आप इसको अलग अलग करके ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो। कैसे? समेशन आई गोज 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आई एच स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू एम आई। ओके, ठीक है। इसके बाद एम आई आर आई पर काम कंडीशन में जब बॉडी बैलेंस होती है, कहां पर? सेंटर ऑफ मास। कहां पर? सेंटर ऑफ मास। एज द बॉडी इज बैलेंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यहां पर बॉडी बैलेंस होती है। The algebraic sum of the moments of the weight of all the particles about an axis passing through C must be 0. तो जितना भी यहाँ पर मास होगा उसका वेट क्या होगा? 0 होगा। उसका वेट क्या होगा? 0। ठीक है, तो लिखिए समेशन आई गोज 1 to n एम आई जी आर आई इज इक्वल टू क्या होगा? वेट हो गया ना ये सारा मास, कैपिटल एम जी एम इंटू जी। एम जी को वेट बोलते हैं ना, वेट का फार्मूला एम जी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू क्या होती है उसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। लेकिन यहाँ पर वेट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? एम जी की वैल्यू 0। हमारा एम क्या है? एम आई समेशन कैपिटल एम, एम इंटू जी क्या होगा? 0। एम इंटू जी इंटू आर आई भी क्या होगा फिर? 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0।
लेकिन g तो 0 नहीं है। यहां पर देखिए, एज वी नो दैट g इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे g की तो 0 नहीं है, सेंटर ऑफ अर्थ कोई है, ये तो सेंटर ऑफ मास है। g 0 नहीं है, ये पक्का पता है आपको। और बॉडी है, मास है, वो भी 0 नहीं है देखा जाए तो। फिर भी इनका मल्टीप्लाई 0 आ रही है। जहां पर बैलेंस होता है वहां पर 0 होता है। अगर g 0 नहीं है, ये तो कंफर्म है, 9.8 होता है। चलो g 0 नहीं है, g को बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए, तो भी 0 कैसे आ रहा है? तो भी 0 कैसे आ रहा है? इसका मतलब समेशन i टू n mi ri, g को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये 0 होगा फिर इसका मतलब। मान लो मैंने आपको कह दिया x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, x को y से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है। क्या मतलब?